गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडो के सामान्य अनुप्रयोग यानी कि जनरल एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स, जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक है। ओके, यानी कि कोलाइडो के कुछ महत्वपूर्ण यूजेस इस प्रकार से है कि हमारे खाद्य पदार्थ जैसे कि मक्खन, पनीर, दूध, रोटी आदि कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी प्रकार से कोलॉइडल ड्रग्स के बारे में बात करें तो कोलाइडल औषधियों का सरलता से स्वांगीकरण तथा अधिशोषण हो जाने के कारण कोलाइडल औषधियाँ अधिक प्रभावकारी होती है अपनी बॉडी के लिए। जैसे ओजिरोल और प्रोटाजिरोल जो है, यानी कि चांदी के ये रक्षित कोलाइडी विलयन है जो कि आँखों की पलकों में हुए रोगों के उपचार में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसी प्रकार से कोलाइडी स्वर्ण, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन, तांबा आदि स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में काम में आते हैं और ये टीबी और रिकेट्स के उपचार में उपयोगी है। इसी प्रकार से कोलाइडी गंधक जो है वो तीव्र आपके डिसइंफेक्टेंट यानी कि कीटाणुनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कोलाइडी एंटीमनी जो है वो कालाजार के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार से कोलाइडी कैल्शियम ग्राइप वाटर में जो है बच्चों को सूखे रोग में देते हैं। इसी प्रकार से फिटकरी और जो फेरिक क्लोराइड का उपयोग है वो कट जाने पर खून को रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि कोलाइड्स के रूप में इंजेक्ट किए जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और लिक्विड एंटासिड यानी कि डाइजीन आदि कोलाइडी डिस्पर्शन है। इनके बहुत सी जो आपकी कॉस्मेटिक वस्तुएं होती है जैसे फेस की क्रीम, शैम्पू, इसी प्रकार से शेविंग क्रीम, सेंट आदि कोलाइडी डिस्पर्शन है। और त्वचा रोग के मरहम भी कोलाइडी नेचर के ही होते हैं। यानी कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों होते हैं अपनी बॉडी के लिए? क्योंकि इनका जो एसिमिलेशन और एड्जॉर्प्शन जो होता है वो बॉडी की सेल्स के लिए वो काफ़ी आसान होता है। फिर है आपके नेक्स्ट यूज़ साबुन और अपमार्जकों का सफाई में उपयोग। तो जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि साबुन और अपमार्जकों का उपयोग सफाई में क्यों किया जाता है, क्योंकि साबुन और अपमार्जकों के स्ट्रक्चर में दो भाग पाए जाते हैं। जो कोवलेंट पोर्शन होता है उसे हम टेल कहते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और जो आयनिक पोर्शन होता है उसे हम ऐड कहते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है, तो साबुन जो है जल में विलय करने पर झाग देता है जिनकी कोलाइडी नेचर होती है। अब इन पर चिकने पदार्थ व गंदगी के अन्य कणों का क्या हो जाता है? एड्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे ऐसे पदार्थ जो है वो कपड़ों से अलग हो जाते हैं और जल के साथ में बह जाते हैं और कपड़े की सफाई हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है वाहित मल का निष्कासन यानी कि शहर के जो गटर और नालों में बहने वाले पानी में मल और गंदगी के कण कोलाइडल स्टेट में रहते हैं जिन पर नेगेटिवली चार्ज्ड रहते हैं। तो इस वाहित मल को एक कुंड में इकट्ठा कर लिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस की जाती है तो ये जो कण है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पर प्रेसिपिटेट आउट होने लग जाते हैं। इस प्रकार से इन कणों को हम खाद बनाने में और अवशिष्ट जल को सिंचाई में काम में लेते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके कोलोइडल एप्लीकेशन आपके टैनिंग यानी कि चर्म शोधन, यानी कि खाल तथा चमड़ा जो है वो दोनों ही जेल स्ट्रक्चर होती है। इनमें प्रोटीन कोलाइडल स्टेट में रहते हैं। जब चमड़े को टैनिन में भिगोया जाता है तो चमड़े के जो धनावेशित कणों तथा टैनिन के ऋणावेशित कणों का परस्पर क्या हो जाता है? कोएगुलेशन हो जाता है। इससे चमड़ा कठोर बन जाता है और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं टैनिंग। ठीक है, अब है आपकी फोटोग्राफिक प्लेट। तो इसमें पतले कांच की प्लेट पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड के सस्पेंशन की तह चढ़ी हुई रहती है, लेयर चढ़ी हुई रहती है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड और जिलेटिन के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, जो कि सूक्ष्म निलंबन के रूप में होता है। यानी कि जिलेटिन जो है वो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कोलाइड के रूप में कार्य करता है, जो कि एक लायोफिलिक कोलाइड है। फिर है आपके नेक्स्ट धुआं का प्रेसिपिटेशन, यानी कि फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेकार होता है, खराब होता है, हानिकारक होता है तथा यह जो है एक मुख्य एयर पोल्यूटेंट है। तो धुआं कार्बन कणों का वायु में कोलाइडी आपके डिस्पर्शन होता है
तो इन कार्बन कणों को धुएं से अलग करने के लिए विपरीत आवेशित धात्विक प्लेटों के सीधे संपर्क में लाकर अवक्षेपित कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं कोट्रेल अवक्षेपक मेथड। तो कार्बन के ऋणात्मक कण जो है वो धनावेशित इलेक्ट्रोड के संपर्क में आकर उदासीन होकर प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और चिमनी से निकलने वाली जो गैसें हैं वो धुएं रहित हो जाती है और कण कहाँ बैठ जाते हैं, कंटेनर के पैंदे में बैठ जाते हैं या कोट्रेल अवक्षेपक के पैंदे में बैठ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके जल का शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो अशुद्ध जल में मिट्टी के कण, बैक्टीरिया आदि प्रेजेंट होते हैं। इन कणों पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इनको अलग करने के लिए जल में फिटकरी डाली जाती है। फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम +3 आयन जल में उपस्थित मिट्टी अशुद्धियों को उदासीन करके अवक्षेपित कर देते हैं और जो स्वच्छ जल को हम फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके नदियों के डेल्टा की उत्पत्ति। तो नदी का जो जल है वो अपने साथ रेत के कण और अन्य बहुत से पदार्थ जो है वो सस्पेंडेड अवस्था में ले जाता है। तो ये कोलाइडी कण कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। जब नदियों का जल समुद्री पानी के संपर्क में आता है तो उसके जो कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी में कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि उपस्थित रहते हैं, जिनके धनायनों से नदी के पानी में उपस्थित ऋणावेशित कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो स्कंदित कण है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जम जाते हैं, जिससे ये पदार्थ इकट्ठे होकर डेल्टा का रूप प्राप्त कर लेते हैं। फिर है आपके रबड़ उद्योग में कोलाइडल एप्लीकेशन। तो रबड़ के पौधों से प्राप्त दूध में कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जिन पर ऋणावेश होता है। तो इस दूध में जिस चीज़ को बनाना हो उसका सांचा बनाकर डाल देते हैं। सांचे को एनोड बनाते हैं जिससे रबड़ के जो ऋणावेशित कणों का स्कंदन हो जाता है। ठीक है, और वो वस्तु जो है वो सांचे में बन जाती है या सांचे का आकार ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार से डाई करने में तो कपड़ों के रंजन के प्रक्रिया में प्रयुक्त जो रंग है वो बाइंडिंग एजेंट के रूप में कोलाइडी कणों पर रंजक का अधिशोषण हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आकाश का नीला रंग जो है वो भी कोलॉइडल एप्लीकेशन है, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित जो असंख्य धूल वो जल के कण तैरते रहते हैं। ये कण जो है वो नीले रंग के प्रकाश की स्कैटरिंग करते हैं और केवल नीला प्रकाश ही स्कैटर्ड होता है और शेष क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। इसलिए ही आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो धूल के कोलाइडी कण है वो नीले रंग के प्रकाश के कण का स्कैटरिंग करते हैं, बाकी सभी प्रकाश के रंगों का यह अवशोषण कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके वर्षा। तो बादलों में पानी की बूंदें जो है वो वायु में डिस्पर्स्ड रहती है। तो जल वाष्प से संतृप्त वायु में ठंडक में जल के कोलाइडी कण बन जाते हैं। इन कोलाइडी कणों का जब कंडेंसेशन होता है तो जल की बड़ी बड़ी बूंदों का निर्माण हो जाता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरने लग जाती है और कभी कभी विपरीत आवेशी बादलों के मिलने से स्कंदन भी हो जाता है, जिससे भी वर्षा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके ब्लड जो है वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें एल्बुमिन जो है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है और डिस्पर्शन मीडियम के रूप में जल पाया जाता है। रक्त में जो है वो ऋणावेशित कोलोइडल पार्टिकल होते हैं। रक्त के बहने पर जब ताज़ा फिटकरी विलयन या फेरिक क्लोराइड विलयन डाला जाता है तो एल्यूमिनियम +3 या आयरन +3 आयनों के द्वारा ब्लड के कोलोइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन हो जाता है, जिससे ब्लड का फ्लो रुक जाता है। फिर है आपके सॉइल या मिट्टी, यानी कि जो आपके फर्टाइल सॉइल होती है वो कोलोइडल होती है, जिस कारण यह नमी तथा पोषक पदार्थों का एब्जॉर्प्शन कर लेती है। नेक्स्ट है आपके विषैले पदार्थ। तो आधुनिक युग में जो प्रयुक्त बम अथवा गोलों आदि में अनेक विषैले पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो कि स्मोक स्क्रीन देते हैं। तो ये विषैले पदार्थों का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। इस प्रकार से आज जो है हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। ओके।